हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डेली न्यूज़ पर। लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली नई अपडेट आपको तुरंत मिल सके। चलिए बात करते हैं आज की खास खबरों की। देश में लॉकडाउन चल रहा है और ऐसे में कुछ जरूरी खबरें हैं जिनको आपको जरूर जान लेना चाहिए। दोस्तों, लॉकडाउन के बाद आप कहां-कहां जा सकते हैं, क्या-क्या कर सकते हैं और रेल यात्रा, फ्लाइट सेवाएं और बस सेवा से जुड़ी हर बड़ी खबर हम आपको आज के वीडियो में देने वाले हैं। सबसे पहले तो एक बार चीनी बीमारी से संक्रमितों का आंकड़ा देख लेते हैं। देश में अब तक 1,65,799 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 89,987 का इलाज चल रहा है। 71,105 ठीक हो चुके हैं और जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ये आंकड़े और भी बढ़ रहे होंगे। इसी के साथ दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे लॉकडाउन के खत्म होते ही 1 जून से आपकी जिंदगी में होने जा रहे हैं ये 5 बड़े बदलाव, जान लें। और प्राइवेट और सरकारी 12वीं तक सबकी स्कूल फीस होगी माफ। आगे देखेंगे तेजी से फैल रहा है टिड्डियों का आतंक, हेलीकॉप्टर से छिड़काव करने का प्लान बना रही है सरकार। साथ ही 1 जून से चलने वाली इंडियन रेलवेज की 200 स्पेशल ट्रेनों का इन स्टेशनों पर होगा ठहराव। यहां देखिए पूरी लिस्ट। दोस्तों, हर खबर को विस्तार से जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। ये सारी खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिए। फटाफट से आपको ले चलते हैं हमारी आज की सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। लॉकडाउन के खत्म होते ही 1 जून से आपकी जिंदगी में होने जा रहे हैं ये 5 बड़े बदलाव। अगले महीने से आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने जा रहा है दोस्तों। इनमें राशन कार्ड, रेल, रोडवेज, गैस सिलेंडर और फ्लाइट तक में बदलाव शामिल है। भारतीय रेलवे फिलहाल श्रमिक और स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहा है। 1 जून से रेल मंत्रालय ने 200 ट्रेनों को चलाने की घोषणा कर दी है। इन ट्रेनों के लिए रिजर्वेशन भी शुरू हो गए हैं और वहीं देश भर में राशन कार्ड के लिए 1 जून से वन नेशन वन कार्ड की योजना पूरी तरह से लागू हो जाएगी। फिलहाल ये स्कीम 20 राज्यों में शुरू होगी। इस स्कीम का यह फायदा होगा कि राशन कार्ड किसी भी राज्य में बना हो, उसका राशन खरीदने के लिए उपयोग दूसरे राज्य में भी हो सकता है। इससे गरीबों को बहुत फायदा पहुंचेगा। लो बजट एयरलाइन कंपनी गो एयर भी 1 जून से अपनी उड़ानों को शुरू करने जा रही है। तेल कंपनियां हर माह की पहली तारीख को गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती हैं। ऐसे में इस बार भी यह बदलाव होगा। हो सकता है कि इस बार गैस सिलेंडर की कीमत कम हो जाए। प्राइवेट और सरकारी 12वीं तक सबकी स्कूल फीस होगी माफ। जी हां दोस्तों, हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने महामारी की वजह से जारी लॉकडाउन के समय 12वीं तक के विद्यार्थियों की पूरी फीस माफ किए जाने के आग्रह वाली जनहित याचिका पर राज्य सरकार समेत अन्य अफसरों से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने इस मामले को समान मुद्दे पर दायर की गई अन्य याचिका के साथ जोड़कर एक साथ सुनवाई के लिए 18 जून को पेश करने के निर्देश दिए हैं। इस याचिका के तहत सरकार 12वीं तक के सभी छात्रों के लिए फीस को माफ करने के ऊपर जरूरी निर्देश लेगी और शायद सरकार लॉकडाउन में चलती मंदी को देख फीस को माफ भी कर सकती है। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले बताते हैं। अगर आपको भी दुनिया भर की खबर सबसे पहले चाहिए तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर है। मोदी सरकार बेरोजगारों को हर माह दे रही है 3,500 रुपए। यह खबर आपने भी कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी। मीडिया में बेरोजगार भत्ता योजना के तहत भारत सरकार द्वारा सभी बेरोजगारों को प्रतिमाह 3,500 रुपए दिए जाने की खबर चल रही है। सरकार के दावों के साथ ये जानकारी काफी समय से वायरल हो रही है। इस खबर को एक ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया गया और सैकड़ों लोग इसे शेयर करने लगे। यहां तक कि कुछ न्यूज साइट्स ने भी इस पर खबर चला दी। अब इस खबर से जुड़ी चौंका देने वाली जानकारी सामने आई है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो फैक्ट चेक ने इस मैसेज को फेक बताया है। दोस्तों, लॉकडाउन के समय में भाजपा सरकार ने कई सारी मुहिम चलाई है और ऐसे में काफी सारे फेक मैसेजेस व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर जारी हो रहे हैं और इसी तरह का मैसेज ट्विटर पर भी आया था। दोस्तों, जब तक सरकार की तरफ से कोई पक्की सूचना ना आए तब तक ऐसे मैसेज पर भरोसा मत करिए। तेजी से फैल रहा है टिड्डियों का आतंक, हेलीकॉप्टर से छिड़काव करने का प्लान बना रही सरकार। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक उच्च स्तरीय बैठक में टिड्डी नियंत्रक अभियानों की समीक्षा की और कहा कि इस अभियान के लिए ब्रिटेन से 15 स्प्रेयर आ जाएंगे। इसके बाद 45 और स्प्रेयर खरीदे जाएंगे। मंत्रालय के एक कथन के अनुसार ऊंचे पेड़ों और दुर्गम स्थानों पर कीटनाशकों के छिड़काव के लिए ड्रोन की तैनाती की जाएगी। हेलीकॉप्टर से हवाई छिड़काव किया जाएगा। तोमर ने कहा कि सरकार इस समस्या को पूरी गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि राज्यों के साथ मिलकर सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। राज्यों को परामर्श जारी किया जा चुका है। इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाला है। अगर भारत चीन युद्ध हुआ तो रूस किसका साथ देगा, आप भी जानिए। 1 जून से चलने वाली इंडियन रेलवेज की 200 स्पेशल ट्रेनों का इन स्टेशनों पर होगा ठहराव।
रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार 1 जून से परिचालित होने वाली 200 स्पेशल ट्रेनों के लिए आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप के अलावा चुनिंदा रेलवे स्टेशनों के काउंटर, पोस्ट ऑफिस, यात्री टिकट सुविधा केंद्र, आधिकारिक एजेंट, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम और कॉमन सर्विस सेंटर से टिकटों की बुकिंग करवा सकते हैं। इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह भी है कि इन 200 ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों में शायद इस बात को लेकर अंदेशा अब भी बना होगा कि जिस स्टेशन पर वो उतरना चाहते हैं उस पर उनकी गाड़ी ठहरेगी भी या नहीं। दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर आने वाली रेलगाड़ियां यात्रा के दौरान नीचे दिए गए स्टेशनों पर रुकेंगी। अगर भारत चीन युद्ध हुआ तो रूस किसका साथ देगा? महामारी के समय में जहां एक तरफ सभी देशों के सामने आर्थिक और सामाजिक चुनौती पेश आ रही है, तो वहीं ऐसे समय में भी चीन अपने पड़ोसी देशों के साथ विवाद बढ़ाने से बाज नहीं आ रहा है। लेकिन भारत और चीन के बीच इस विवाद पर रूस का क्या रुख है, वो आप रूस की सरकारी मीडिया की रिपोर्टिंग देखकर भली भांति समझ सकते हैं। महामारी काल में सिर्फ रूस ही एकमात्र ऐसा देश है जो चीन की तरफदारी करता दिखाई दे रहा है। वहीं रूस के भारत के साथ भी बेहद गहरे संबंध है। हालांकि रशिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन ने जिस क्षेत्र पर कब्जा जमाया है वो भारतीय भूमि है और चीन के दावों की ठीक उलट संपूर्ण लद्दाख क्षेत्र पर भारत शासन करने का वास्तविक अधिकारी है। रशिया टुडे की इस रिपोर्ट में इस बात पर भी सहमति जताई गई है कि भारत को अपने क्षेत्र में विकास पूरा करने का पूरा अधिकार है और चीन इसमें हस्तक्षेप करने वाला कोई नहीं होता। इससे स्पष्ट हो जाता है कि रूस के साथ साथ वहां की सरकारी मीडिया में भी भारत के पक्ष में ही रुख बनता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दोस्तों आप आगे की बड़ी खबरों में देखने वाले हैं, रेलवे में कई पदों पर वैकेंसी, सिर्फ इंटरव्यू से मिलेगी नौकरी। पूरी जानकारी के लिए देखते रहिए। साथ ही देखेंगे लॉकडाउन में भी दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर जाम, पास वालों को भी एंट्री नहीं दी गई। पूरा मामला देखने के लिए वीडियो को देखते रहिए दोस्तों। और योगी सरकार की तरफ से बड़ा कदम, 7.5 लाख श्रमिकों को रोजगार देने का प्लान। रेलवे में कई पदों पर वैकेंसी निकली है। रेलवे में नौकरी की चाह करने वालों के लिए कई पदों पर वैकेंसी निकली है। ईस्टर्न रेलवे के हावड़ा डिवीजन स्थित ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में कॉन्ट्रैक्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पदों पर भर्तियां की जानी है। भर्ती कुल कॉन्ट्रैक्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर के 10 और सुपरिटेंडेंट के 40 पदों पर भर्तियां होनी है। कुल 50 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन चल रहे हैं और आवेदन करने की आखिरी तारीख नजदीक है। इन पदों पर इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक और उम्मीदवारों को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.er.indianrailways.gov.in पर जाना होगा। वहीं दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, चीन से सीमा विवाद पर पीएम मोदी अच्छे मूड में नहीं है। इसकी पुष्टि खुद अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने की है। भारत चीन सीमा विवाद पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान आया है। ट्रंप ने कहा है कि भारत और चीन के बीच बहुत बड़ा विवाद है। दोनों देशों के पास बड़ी आबादी और ताकतवर सेनाएं हैं। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। चीन के साथ जो चल रहा है उसको लेकर वो अच्छे मूड में नहीं है। मौजूदा स्थिति को लेकर दोनों देश खुश नहीं है। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में रिपोर्टर से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी को काफी पसंद करता हूं। ट्रंप भारत चीन के बीच विवाद सुलझाने के लिए मध्यस्थता की पेशकश भी कर चुके हैं। लॉकडाउन में भी दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर जाम, पास वालों को भी एंट्री नहीं दी गई। चीनी बीमारी के बढ़ते मामलों को लेकर हरियाणा सरकार ने दिल्ली से सटे बॉर्डर को एक बार फिर सील कर दिया है। गुरुवार रात को यह फैसला लिया गया, लेकिन शुक्रवार की सुबह इसका असर बॉर्डर इलाकों में दिखा। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर शुक्रवार सुबह बड़ी संख्या में लोग जमा हुए और यहां लंबा जाम लग गया। बता दें कि गुरुवार को ही हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने इस आदेश को जारी किया था। उन्होंने कहा कि दिल्ली के साथ लगते जिले हरियाणा के लिए बहुत बड़ी चिंता है। हमारे 80% केस उन जिलों में हैं जो दिल्ली से सटे हैं। ऐसे में बेहद जरूरी है कि दिल्ली से सटे हरियाणा बॉर्डर को सील रखा जाए। गौरतलब है कि इससे पहले भी हरियाणा ने बॉर्डर को सील किया था, हालांकि बाद में खोल दिया गया था। लॉकडाउन 4.0 में केंद्र सरकार ने एक राज्य से दूसरे राज्य के सफर को अनुमति दी थी, लेकिन इसके लिए दोनों राज्यों की सहमति जरूरी थी। रेलवे से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आई है दोस्तों। रेल में यात्रा करने वाले ध्यान से सुन लें। 31 मई को देश में लॉकडाउन का चौथा चरण खत्म हो जाएगा। 1 जून से रेलवे ने 200 नई ट्रेनों को परिचालन करने का फैसला किया है। जून महीने से रेल सफर को लेकर रेलवे ने कई बदलाव किए हैं। यात्री अब 30 दिन की जगह 120 दिन पहले एडवांस में टिकट बुक करा सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान चलाई जा रही विशेष ट्रेनों के लिए जारी दिशा निर्देशों में बदलाव करते हुए भारतीय रेल ने यह कदम उठाया है। रिजर्वेशन की सुविधा ऑनलाइन बुकिंग के अलावा देश भर के 1,70,000 कॉमन सर्विस सेंटर और कुछ चुनिंदा रेलवे स्टेशनों के आरक्षण सेंटर पर मुहैया कराया। रेलवे में सामान्य दिनों में अग्रिम बुकिंग की समय सीमा 120 दिन की ही रहती है। योगी सरकार की तरफ से बड़ा कदम, 7.5 लाख श्रमिकों को रोजगार देने का प्लान।
दूसरे प्रदेशों से लौट रहे प्रवासी श्रमिकों और कामगारों को रोजगार देने की रणनीति पर योगी सरकार तेजी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार 5 लाख एमएसएमई और 2.5 लाख रियल एस्टेट के माध्यम से रोजगार देने की तैयारी हो रही है। इसके लिए राज्य सरकार जल्द ही इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद उत्तर प्रदेश के बीच शीघ्र ही समझौता होने जा रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार ये दोनों संस्थाएं एमएसएमई इकाइयों और अन्य उद्योगों तक पहुंच बनाएंगी। रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट और एमएसएमई सेक्टर में किस तरह श्रमिकों की मांग है, इसका आकलन और श्रेणीकरण करेंगी। फिर स्किल मैपिंग डेटा बैंक के रिकॉर्ड से श्रमिकों व कामगारों को रोजगार दिलाया जाएगा। और इसी के साथ आप आगे देखने वाले हैं दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज बना रही चीन से 3 गुना सस्ती पीपीई किट, 10,000 लोगों को मिला रोजगार और महामारी संकट के बीच मेट्रो परिचालन हुआ प्रारंभ। जाने पूरी खबर। दोस्तों, इससे पहले एक बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। अगर आप भी कम बजट में एक बढ़िया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो हम आपके लिए कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स लेकर आए हैं जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नोकिया की। बजट सेगमेंट में नोकिया 1 काफी लोकप्रिय स्मार्टफोन है। इस फोन की कीमत 3,672 रुपए है। यह फोन 1 GB रैम और 8 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 5 मेगापिक्सल का प्राइमरी और 2 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। और स्मार्टफोन सेगमेंट में लावा Z61 एक ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें कई अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं। इस फोन की कीमत 4,999 रुपए है, जो कि इसकी 1 GB रैम और 16 GB इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट की है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 8 मेगापिक्सल का प्राइमरी और 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज बना रही चीन से 3 गुना सस्ती पीपीई किट, 10,000 लोगों को मिला रोजगार। महामारी के दौर में मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने चीन से 3 गुना सस्ती और बेहतर पीपीई किट बनाना शुरू कर दी है। ये किट अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप और बेहतर गुणवत्ता की है। कंपनी के सिलवासा प्लांट में रोजाना 1 लाख पीपीई किट बनाई जा रही है। पीपीई किट डॉक्टर्स, नर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा पुलिस और सफाई कर्मचारियों जैसे फ्रंटलाइन वॉरियर्स को संक्रमण से बचाती है। चीन से आयात की जा रही प्रति पीपीई किट की कीमत 2,000 रुपए से अधिक आती है। वहीं रिलायंस की इकाई आलोक इंडस्ट्रीज पीपी किट मात्र 650 रुपए में तैयार कर रही है। इसके अलावा टेस्टिंग किट के क्षेत्र में भी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने स्वदेशी तकनीक विकसित की है। ये आलोक इंडस्ट्रीज में पीपी बनाई जा रही हैं। आलोक इंडस्ट्रीज को हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने खरीद लिया है। आलोक इंडस्ट्रीज की सभी सुविधाओं का इस्तेमाल फिलहाल पीपी किट बनाने में हो रहा है। वहीं 10,000 से अधिक लोग आलोक इंडस्ट्रीज में पीपी बनाने के काम में जुटे हैं। देश के 40 करोड़ श्रमिकों के पास सीधे पहुंचेगी सरकारी मदद, पीएमओ बना रहा है यह खास नीति। दोस्तों, केंद्र और राज्य सरकार किसी के पास यह जानकारी नहीं थी कि कहां पर कितने मजदूर काम करते हैं। पता चला कि 48 करोड़ मजदूर हैं, लेकिन उनमें से 40 करोड़ ऐसे हैं जिनका कहीं कोई पंजीकरण ही नहीं है। मतलब सरकार उन्हें राहत राशि या दूसरी तरह की कोई आर्थिक मदद देना चाहे तो कैसे दे। अब प्रधानमंत्री कार्यालय ने इन मजदूरों की पहचान कर ली है। देश के किसी भी सेक्टर में काम करने वाले असंगठित श्रमिकों का डेटा तैयार किया जाएगा। ये डेटा केंद्रीय स्तर पर एकत्रित होगा, लेकिन इसे संबंधित राज्यों के साथ साझा करेंगे। इसका फायदा यह होगा कि भविष्य में किसी भी आपदा की स्थिति में केंद्र एवं राज्य सरकार सीधे इन श्रमिकों तक राहत राशि पहुंचा सकेगी। डेटाबेस तैयार होने के बाद हर एक श्रमिक को विशिष्ट पहचान नंबर प्रदान किया जाएगा। जब इन श्रमिकों का डेटा तैयार हो जाएगा तो उसके बाद कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा योजना का लाभ इन्हें मिल सकेगा। महामारी संकट के बीच मेट्रो परिचालन हुआ प्रारंभ। लॉकडाउन के बाद एक बार फिर चलने के लिए मेट्रो ने अपने स्तर पर तैयारी प्रारंभ कर दी है। मेट्रो के सभी कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुला लिया गया है। उन्हें नई परिस्थितियों में मेट्रो परिचालन के लिए तैयार किया जा रहा है। साथ ही ट्रेन का सुबह शाम परिचालन कर सिग्नलिंग सिस्टम से लेकर ट्रैक तक की जानकारी और जांच की जा रही है, जिससे जब परिचालन प्रारंभ हो तो उसमें किसी भी तरह की कोई खामी न रहे। ट्रायल रन के दौरान इसका ध्यान रखा जा रहा है कि कहीं खराबी आती है तो उसे तुरंत सही किया जाए। लॉकडाउन में पिछले 2 माह से मेट्रो रेल पूरी तरह से बंद है। नए प्रस्तावों के प्रावधानों के मुताबिक फेस मास्क पहने बिना मेट्रो या स्टेशन में प्रवेश करने पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सकती है। इतना ही नहीं, यात्रा के दौरान फेस मास्क उतारने पर भी यात्रियों पर जुर्माना लगाया जा सकता है। मेट्रो कर्मचारियों को चालान का अधिकार मिले, इसलिए एक्ट में परिवर्तन किया जा सकता है। और आज की आखिरी खबर में दोस्तों, 955 विदेशी जमातियों के लिए हाईकोर्ट का बड़ा आदेश है। दिल्ली हाईकोर्ट ने निजामुद्दीन मरकज मामले में आपराधिक मामलों का सामना कर रहे 955 विदेशी जमातियों को 9 अलग अलग जगहों पर शिफ्ट करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इन जमातियों के खाने और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी तबलीगी जमात की होगी। यही नहीं, ये विदेशी जमाती जिन जगहों पर रखे जाएंगे वहां से बिना इजाजत कहीं और नहीं जा सकते। बता दें कि अभी ये जमाती दिल्ली के अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर्स में रह रही हैं।
दोस्तों हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी सरकार के लिए क्या सलाह है कि उन्हें कैसे लॉकडाउन के बाद स्थिति को संभालना चाहिए। अपना जवाब नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही अगर आपको ऐसे ही न्यूज हर रोज अपने मोबाइल फोन पर चाहिए तो बिना भूले हमारे चैनल को नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।